हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और विद्यापीठ अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पुनः आप सभी के समक्ष बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ उपस्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी होते हैं। और इनमें पिछले वीडियो में 112 क्वेश्चन तक डिस्कस किए जा चुके हैं और आज 113वां क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और हमारा कमिटमेंट है कि डिफरेंट वीडियोज के माध्यम से हम इसी प्रकार के उपयोगी प्रश्न को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 113 क्वेश्चन से। और 113वां प्रश्न है कि अमरबेल का स्फुटा में निम्नांकित में किस प्रकार का पोषण देखा जाता है। कास्पुटा अमरबेल काफी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है अमरबेल के बारे में। और ये पोषण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया देता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं में या प्राणियों में और पादपों में दो प्रकार के पोषण होते हैं। एक्चुअली क्षमा करें, पादपों में दो प्रकार के पोषण होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ स्वपोषी और हेटेरोट्रॉफ विषम पोषी। जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। या इस प्रकार के पोषण को ऑटोट्रॉफिक पोषण कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल के थ्रू अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जिन प्राणियों में और पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो इन्हें विषम पोषी हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। तो ग्रीन प्लांट को छोड़ करके अपवाद को हटा दीजिए तो लगभग सभी हेटेरोट्रॉफी होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, विषम पोषी जो पोषण है, यह तीन प्रकार का होता है, जिनमें एक है परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक है मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और एक है सहजीवी पोषण, सिम्बियोटिक पोषण। ये तीनों जो है, यह विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं या टाइप हैं। अब परजीवी पोषण में क्या होता है कि कोई एक जीव, प्राणी या पादप दूसरे प्राणी या पादप से पोषण ग्रहण करते हैं, और जिनसे ये पोषण ग्रहण करते हैं उनको हानि अवश्य पहुंचाते हैं। ये कैरेक्टर है आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। मृतोपजीवी पोषण सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि पादप या प्राणी दूसरे मरे हुए पादप या प्राणी से पोषण ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है मृतोपजीवी पोषण। और सहजीवी पोषण में क्या होता है कि दो अलग अलग जाति के प्राणी या पादप एक साथ होते हैं और दोनों को एक दूसरे से पोषण प्राप्त होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है, तो सहजीवी पोषण कहलाते हैं ये। और सहजीवी पोषण कवक और शैवाल या प्लांट के बीच देखा जाता है। मृतोपजीवी पोषण में कुछ कवक होते हैं, जैसे मशरूम वगैरह जो सड़े गले पादप पर उगते हैं, उन्हीं से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। कुछ डिकम्पोजर होते हैं जो मरे हुए प्राणी को सड़ाते गलाते हैं, उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। और अमरबेल जो होता है कास्पुटा, यह परजीवी पोषण का उदाहरण होता है, क्योंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये दूसरे प्लांट पर चढ़ता है, आरोहित होता है,
और उसी से अपना पोषण ग्रहण करता है, और जिससे ये पोषण ग्रहण करता है उसको होस्ट कहते हैं, और उसको यह अनिवार्य रूप से हानि पहुंचाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कस्कुटा या अमरबेल जिस पादप से पोषण ग्रहण करता है उसको ये किस रूप में हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शंस में रहता है कि अमूल्य पोषण से उसको अलग कर देता है या वंचित कर देता है। यानी कोई भी प्लांट जो भोजन बनाएगा वो अपने पोषण के लिए उस भोजन को यह ले लेता है। इसी को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि अमरबेल जिस पादप से पोषण ग्रहण करता है उसको अमूल्य पोषण से वंचित कर देता है। तो हमेशा पढ़ाई कंपटीशन के व्यू से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परजीवी पोषण। अमरबेल में परजीवी पोषण देखा जाता है, कवक में, कुछ कवक में, और कुछ सूक्ष्म जीव में मृतोपजीवी पोषण देखा जाता है, और कवक में सहजीवी पोषण भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 114वां कि निम्नांकित में कौन कीटभक्षी पादप इंसेक्टिवोर्स प्लांट या मांसाहारी पादप कहलाता है। तो सामान्यतया पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना पोषण करते हैं, फिर मिट्टी से बहुत सारा खनिज लवण चीज का अवशोषण करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट के न्यूट्रिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, तत्व है, वो नाइट्रोजन है। क्यों भाई? क्योंकि प्लांट में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, जो बॉडी बिल्डिंग का आधार है, यानी जो ग्रोथ का आधार है, तो प्लांट में प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसे पादप होते हैं जो ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो भाई ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ही कुछ जीव जंतुओं को खाते हैं। छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा, छिपकली, सांप, तितली वगैरह को खाते हैं और इससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ऐसे ही पादपों को कीटभक्षी पादप इंसेक्टिवोर्स कहा जाता है या मांसाहारी पादप कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन कीटभक्षी पादप हैं? नेपेंथिस, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप। वस्तुतः ये सभी कीटभक्षी पादप हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे कि इन्हीं तीनों को घुमा फिरा के पूछे जाते रहता है। तो एक साथ आपके सभी चीज तैयार है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नांकित में कौन वसा फैट के संबंध में सही नहीं है? Which among the following is not correct regarding फैट, वसा? वसा के संदर्भ में कौन गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका अंतिम उत्पाद फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल है। ये सही है। इसलिए कि जैसे प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड है। यानी वो जब पचता है या उसका जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो फाइनल किस चीज़ में चेंज हो जाता है? फाइनली सबसे अंतिम में, जिसको अंतिम उत्पाद कहते हैं। तो भाई अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही बना हुआ है। अब अगर कोई भवन जो आप ईंट और पत्थर से बनाते हैं, तो भवन जब टूटेगा तो ईंट पत्थर ही निकलेगा ना, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है। और फैट जो होता है उसका यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है, जैसे प्रोटीन का यूनिट अमीनो एसिड है, वैसे फैट का यूनिट फैटी एसिड है। तो निश्चित रूप से फैट जब पचता है तो उसका अंतिम उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वह आपको बच्चा लोग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ही होता है। इसी में यह टूटता है। ये सही है। दूसरा है कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण, फुल ऑक्सीडेशन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये गलत है। 1 ग्राम वसा के
पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 9.3 किलो कैलोरी जो है यह ऊर्जा मिलती है। तो दूसरा वाला गलत हो गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और तीसरा है कि ऊंट के कुबर में वसा होता है जो पानी की कमी को पूरा करता है। बिल्कुल सही है। ऊंट का कुबर जिसको हम्प बोलते हैं, और ये डेजर्ट एरिया में रहता है, और डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है। और हम सभी पढ़ते हैं जीव विज्ञान में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अनुकूलन, एडाप्टेशन। जीव जंतुओं में या पादपों में अपने परिवेश के अनुकूल जो शरीर में अस्थायी चेंजिंग हो जाता है, इन्हीं चेंजिंग को कहते हैं अनुकूलन, जो उसको उस जलवायु में रहने के अनुकूल, जीने के अनुकूल बनाता है। तो ऊंट भाई ऐसे एरिया में होता है जहाँ वाटर नहीं होता, वाटर की कमी होती है काफ़ी, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ऊंट के कुबर में फैट होता है जो वाटर की कमी को पूरा करता है। तो ये सही है। चौथा है डी ऑप्शन कि पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर के शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है। पोलर बियर के बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में वसा होता है, और यहाँ वसा 2 काम करता है, दोनों पूछे जाते हैं। जैसे ऊंट का जो वसा है मेनली पानी की कमी को पूरा करता है, और पोलर बियर का जो वसा है यह 2 काम करता है। सबसे पहले तो इसका काम होता है अत्यधिक ठंड से बचाना। मनुष्य के भी त्वचा के आंतरिक परत में वसा होती है जो शारीरिक ताप के क्षय होने से, शारीरिक ताप को क्षय होने से रोकता है, बॉडी टेम्परेचर के लॉस को रोकता है। हम सभी पढ़ते हैं। तो फैट का जो प्राइमरी वर्क है यह फैट के हीट के लॉस को रोकना। और आप सभी जानते हैं कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में होता है जहाँ सालों भर बर्फ जमे रहते हैं, तो वहाँ तो ठंडक काफ़ी होती है। तो उस परिवेश के अनुकूल इसके शरीर में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो यह जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा अनुकूलन फैट के रूप में होता है, ठीक है। और उसके बॉडी में मैक्सिमम फैट होता है, उसके बॉडी के हीट लॉस को बचाता है या ठंडक से बचाता है। अब फैट का दूसरा फंक्शन होता है कि इसके भोजन की कमी को भी यह पूरा करता है। तो पोलर बियर के बॉडी में मैक्सिमम फैट होता है जो हीट लॉस को तो रोकता ही है और इसके भोजन की कमी को भी पूरा करता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 115 में ए, सी और डी सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 है इन्वर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को किसमें बदल देता है। देखिए हम सभी पढ़ते हैं कि हमारे भोजन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो सिंगल शुगर यूनिट से बना होता है, और डाइसेकेराइड जो डबल शुगर यूनिट से बना होता है। तो डाइसेकेराइड का जब पाचन होता है तो वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल उसके पास, उसी पर यह प्रश्न है। और डाइसेकेराइड में आपको एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज डाइसेकेराइड है। एक होता है आपको माल्टोज, ये भी डाइसेकेराइड है। एक होता है आपको सुक्रोज, ठीक है। एक होता है आपको सुक्रोज, और सुक्रोज भी होता है, यह डाइसेकेराइड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका, तो सुक्रोज जो ब्रेक होता है वो एक्चुअली आप जानते हैं कि डाइसेकेराइड जो ब्रेक होता है वो किसी न किसी एंजाइम के सहयोग से ब्रेक होता है ना। और जो डाइसेकेराइड ब्रेक होगा तो 2 मॉलिक्यूल में वो चेंज होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्वर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को किस में बदल देता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नो, एक्चुअली क्या है कि यह लैक्टोज का कंपोनेंट है, लैक्टोज का यूनिट है, और लैक्टोज को लैक्टेज नामक
एंजाइम जब तोड़ता है तो 2 यूनिट आते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जब यह क्वेश्चन आएगा कि लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड को लैक्टेज नामक एंजाइम, अब ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का नाम है आपको क्या, लैक्टोज, OSE। अगर OSE लास्ट में लगा हो तो समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो मोनो हो, चाहे डाई हो, चाहे पोली हो। और अगर ASE लगा हो, जैसे लैक्टोज, LACTOSE लैक्टोज, और अगर आपको ASE लगा हो तो समझ जाइए वो उसको पचाने वाला एंजाइम है। तो लैक्टेज नामक जो एंजाइम है यह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसके बाद है माल्टोज। तो माल्टोज का माल्टोज का 2 शुगर यूनिट है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। और माल्टेज नामक एंजाइम जो है MALTASE, माल्टेज नामक एंजाइम जो है यह माल्टोज को 2 यूनिट में तोड़ता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। भाई जो जिससे बना होगा टूटेगा तो उसी में चेंज होगा। अभी हम लोग चर्चा किए हैं, जैसे प्रोटीन एमाइनो एसिड का बना होता है तो वो टूटेगा तो फाइनली एमाइनो एसिड बनेगा। फैटी एसिड का बना होता है, ये टूटेगा तो फाइनली फैटी एसिड में चेंज होगा। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का बना होता है तो टूटेगा तो यह इसी दोनों में चेंज होगा। ये माल्टोज, जो माल्ट शुगर अनाज में होता है, माल्टोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में ही बन देगा, क्योंकि 2 ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। और ये जो है फ्रक्टोज, जो सुक्रोज जो बनता है उसके डबल यूनिट में एक फ्रक्टोज है, एक ग्लूकोज। एक्चुअली एक ग्लूकोज सब में कॉमन होता है, देख लीजिए सब में कॉमन है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेन यूनिट ग्लूकोज ही है, सब में होता है। तो ग्लूकोज एक्चुअली सुक्रोज जो होता है यह जब ब्रेक करता है तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ है। या तो आपको ऐसे पूछा कि इन्वर्टेज नामक एंजाइम सुक्रोज को किसमें तोड़ता है, तो भाई फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। और जब इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि सुक्रोज नामक जो एंजाइम है उसमें डबल शुगर यूनिट कौन कौन है, तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो सभी आसानी से बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे लोग 116 का आंसर हो जाएगा C। इसके बाद है 117। तो 117 कहता है निम्नांकित में कौन श्वसन का उप उत्पाद है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। निम्नांकित में कौन श्वसन का उप उत्पाद है, रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी रासायनिक क्रिया में जितने भी चीज बनते हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, उत्पाद और उप उत्पाद, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिनका जीव जंतु यूज करता है, और बाय प्रोडक्ट जिनको जीव जंतु निकाल देता है। तो इसके लिए क्या है, इसमें जब श्वसन में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है। तो ग्लूकोज का जब मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो उसमें क्या होता है कि एटीपी एनर्जी निकलता है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जल निकलता है। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछे हुए उप उत्पाद है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन होता है मैक्सिमम, और इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई बाय प्रोडक्ट 2 है, CO2 और H2O, तो दोनों जब है तो किसको लगाएगा और एक को सिलेक्ट करना है। इसको कहते हैं रीजनेटिक क्वेश्चन या डिसीजन मेकिंग। इनफैक्ट क्या है कि इसका क्वेश्चन गलत नहीं है, एक्चुअली जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनकी गलती है। प्रश्न अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन और जल निकलता है और ग्लूकोज बनता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो एनर्जी मिलती है और CO2 और H2O निकलता है। तो बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में 2 हैं, ऑक्सीजन एंड H2O। तो मेन बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है
और रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और H2O दोनों निकलता है और मेन बाय प्रोडक्ट CO2 ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस आंसर विल बी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 और ये पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन किण्वन के संबंध में सही नहीं है। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने सामान्य प्रकृति के प्रश्न को बनाया और हमने आपने कमेंट किया है कि केवल धैर्यपूर्वक आप देखते रहें। मेरा विश्वास है कि मैं हर प्रकार के प्रश्न को आपके सामने डील कर दूंगा, लेकर आऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ये मेरा विश्वास है। और एक क्वेश्चन ये है कि निम्नांकित में कौन किण्वन फर्मेंटेशन के संबंध में सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। फर्मेंटेशन बहुत ही प्रमुख जैविक क्रिया है और काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। पहला है, इसमें यीस्ट के सहयोग से, यीस्ट सूक्ष्म जीव कवक होता है, यीस्ट के सहयोग से ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल, इसीलिए इसको ग्लूकोज किण्वन भी, ग्लूकोज फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज ही टूटता है, श्वसन में भी ग्लूकोज ही टूटता है और फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज ही टूटता है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया कि श्वसन में भी ग्लूकोज ही टूटा और फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज ही टूटा, तो दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग क्यों हो गया? तो कारण है कि श्वसन में मेनली जो ग्लूकोज टूटता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में। दूसरी बात कि श्वसन इनसाइड द सेल की घटना है, कोशिका के अंदर होने वाली अभिक्रिया है, और फर्मेंटेशन आउटसाइड द सेल। इसलिए जब हायर क्लास के साइंस में पढ़ते हैं, जिसका जीएस से कोई लेना देना नहीं, जीएस का एक लिमिटेशन है, तो हायर क्लास के जो साइंस होते हैं उनमें बहुत सारे वैज्ञानिक विवाद करते हैं कि इनफैक्ट फर्मेंटेशन को श्वसन में न रखा जाए, लेकिन सामान्य में रखा जाता है। तो दोनों में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक करते हैं, लेकिन दोनों का कंडीशन अलग अलग है, तो प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज विघटित होता है, सही है। इस अभिक्रिया में एथेनॉल, CO2 तथा एनर्जी की प्राप्ति होती है, बिल्कुल एथेनॉल की ही प्राप्ति होती है। एथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं नशीला पदार्थ है, और एनर्जी भी निकलता है, और एथेनॉल और CO2 भी निकलता है। अब है कि यह अवायवीय श्वसन, ये गलत हो गया ना, अभी हम लोग चर्चा किए कि यह अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। एक्चुअली अवायवीय श्वसन दो तरह का होता है, वायवीय और अवायवीय। यहाँ वायवीय का सेंस है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अवायवीय का सेंस है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो वायवीय श्वसन को अंग्रेजी में एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और अवायवीय श्वसन को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ग्लूकोज के ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन जो है यह अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। और यहाँ ऑप्शन में के वायवीय श्वसन का तो गलत हो गए, और पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। और इस अभिक्रिया द्वारा शराब का निर्माण काफ़ी पूछा जाता है, नशीला पदार्थ, पान मसाला, तंबाकू का पकना, ताड़ी का पकना, शराब का बनना, ये सभी फर्मेंटेशन के प्रोसेस। और इतने में जितना क्वेश्चन को हम डील कर दे रहे हैं, आप ठीक से सुने तो आपको ये याद हो जाएगा, और इतना ही में आपके पर्पस भी सॉल्व हो जाएंगे, चाहे किसी भी लेवल का आप क्वेश्चन बनाए, इतना मटेरियल आपको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नांकित में सही की पहचान कीजिए, करेक्ट कौन है। पहला है, जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की तुलना में तीव्र होती है।
ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव में, स्थलीय जीवों, टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो स्थल पर जमीन पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं, तो जल को एक्वेटिक एनिमल और स्थल को टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो जलीय जीवों में, एक्वेटिक एनिमल में, स्थलीय जीवों, टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में रेस्पायरेशन का रेट ज़्यादा होता है। सही है, ये 100% सही है कि एक्वेटिक एनिमल में जो रेस्पायरेशन का रेट होता है इन कंपैरिजन विथ टेरेस्ट्रियल एनिमल ज़्यादा होता है। क्यों भाई, क्यों ज़्यादा होता है? तो भाई सवाल ये है कि इसी को कहते हैं एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जो आपका परिवेश है, जो आपका पर्यावरण है, अगर उसके अनुकूल जीव अपने आप में चेंजिंग नहीं करे तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। यह भी एडेप्टेशन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वायु में जितना ऑक्सीजन घुला हुआ है उससे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन जल में घुला हुआ है, तो उसको रेट ज़्यादा करना पड़ेगा ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। आप पढ़ते हैं कि वायु में ऑक्सीजन लगभग 21% है और स्थलीय जीव वायु के ऑक्सीजन को लेते हैं रेस्पिरेशन में। तो वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 21 है, और जब वाटर में देखेंगे तो 4 to 6% होता है ऑक्सीजन का ये उसमें जो घुला होता है वाटर में। तो दूसरा ऑप्शन वही है कि वायु की तुलना में जल में विलेय ऑक्सीजन, सॉल्युबल ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ये सही है, तो दोनों सही है। तो चूँकि जलीय जीव जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में ऑक्सीजन कम घुला रहता है, उसको तेज़ी से सांस लेना पड़ता है जल्दी जल्दी, ताकि ऑक्सीजन उसको पूरा हो सके। इसके कंपैरिजन में स्थलीय जीव वायुमंडल के वायु से सांस लेता तो उसमें ऑक्सीजन 21% है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा धीरे धीरे लेता है, उसी से उसको पूरा हो जाता है। इसका दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120। यदि रक्त में CO2 का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज इन ब्लड, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा तब? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाए तो क्या होगा। तो पहला है कि रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है, सही है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि हम सभी जानते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं तो जानते हैं कि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं, और जब ये जल में घुलते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर अधातु है और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, यह जब जल में घुलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देता है। नाइट्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है यह जल, ये एक्चुअली अधातु का ऑक्साइड है और यह जल में घुलता है तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर बैठता है। कार्बन अधातु है और कार्बन डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है, यह जब जल से रिएक्ट करता है, वाटर से करता है, तो यह कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो जब CO2 ज़्यादा ब्लड में घुलेगा तो ब्लड में तो वाटर है ही, तो उसे घोल करके यह अम्ल का निर्माण करता है, तो ब्लड की एसिडिटी तो बढ़ी गई। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अम्लीयता घट जाती है तो गलत है, ये सही है, घट जाती है गलत है। और रक्त का पीएच वैल्यू घट जाता है, निश्चित रूप से घट जाता है। आप सभी जानते हैं पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू, या किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का वैल्यू डिसाइड होता है पीएच स्केल से। अब पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक डिजिट होता है, उसका मापक होता है, जिसमें 20 में 7 होता है, और 7 से कम जो होगा वो एसिडिक होगा, 7 न्यूट्रल होगा, 7 पर 7 से ज़्यादा बेसिक होगा, और 7 से नीचे एसिडिक होगा। और ब्लड जो होता है बेसिकली एल्कलाइन होता है, क्षारीय हल्का, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो 7 पर न्यूट्रल है, अब 0.4 तो 7 से आगे हो गया तो हल्का क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है।
लेकिन जैसे ही इसमें ब्लड में CO2 आपको से घुलेगा, तो CO2 घुलेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, तो अम्ल की मात्रा जब बढ़ेगी तो अम्लीय कहाँ पर आएगा, 7 से नीचे आ जाएगा, तो 7.4 से घट करके क्या होगा, 7 के नीचे चला आएगा। ये जो कह रहा है कि रक्त का pH वैल्यू घट जाता है, ये भी सही है। आंसर होगा ए तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर ए तथा सी दोनों। और लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का है 121, और पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। और पहला है कि लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में गैस का परिवहन होता है, और मेनली 2 गैस का परिवहन माने ढोना, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का तो परिवहन धड़ल्ले होता है। ऑक्सीजन को पकड़ करके सांस लेते हैं, फेफड़ा में सभी गैस गया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया हीमोग्लोबिन, कोशिका तक पहुंचा दिया, कोशिका में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, फिर उसको पकड़ के फेफड़ा में ले आया और बाहर छोड़ दिया। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का तो लगातार परिवहन हो रहा होता है, तो उसी से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन है लिविंग बींग्स में। तो पहला है कि लगभग 97 ऑफ, ये एक्चुअली मनुष्य के संदर्भ का क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम लोग कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, क्योंकि श्वसन में इसकी बड़ी मुख्य भूमिका होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ढोने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो ऑक्सीजन जो परिवहन होता है, बाकी का ऑक्सीजन प्लाज्मा वगैरह से परिवहन होता है, लेकिन मेन आपको ऑक्सीजन ही ले जाता है। तो लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है, ये सही है। दूसरा है कि हेमोग्लोबिन के एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 4 धातु आयन, मेटल आयन होता है। बिल्कुल सही है ना। एक्चुअली क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो होता है, इसमें मेनली Fe लोहा का आयन होता है, धातु आयन। तो एक अणु में 4 धातु आयन होता है, और ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन परमाणु को पकड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है हेमोग्लोबिन द्वारा लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है, यह भी सही है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है, इसको कहते हैं श्वसन रंजक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट तो है ही, कलर को भी डिसाइड करता है, ब्लड के कलर का जो कलर रेड है तो डिसाइड करता ही है, और रेस्पिरेशन में प्राइम भूमिका होती है इसकी, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में इसकी बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। और ये तीनों ऑप्शंस हैं, लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन में 4 धातु आयन होते हैं, और लगभग 23% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, हैंस आंसर विल बी उपयुक्त सही। तो मेरा विश्वास है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो काफ़ी लाभकारी होगा, और अगर आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और पुनः इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो को लेकर तुरंत उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।